तो कौन सा पाठ पढ़ना है? जूठन ना। तो जूठन पाठ के पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कहता है जूठन पाठ के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, इनका जन्म हुआ 23 जून 1950 को। जन्म मरण से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। जन्म 23 जून 1950। कहाँ? तब बारला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। बारला में, मुजफ्फरनगर जिला, उत्तर प्रदेश में। माता का नाम क्या है? तो मकुंदी देवी। और पिता का नाम क्या है? छोटन लाल। पिता का नाम क्या है? छोटन लाल। शिक्षा के बारे में बताता, कहता कि अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, है ना। अक्षर ज्ञान मतलब कि लिखना, थोड़ा बहुत कलम पकड़ के लिखना, इसे हम किसको? अब बिना कमरे, बिना टाट चटाई वाले स्कूल से हुआ। इनका पढ़ाई लिखा कैसन हुआ? एकदम राम मसीह के खुले, बिना कमरे, बिना चार टटाई वाला स्कूल से। और उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ। फिर 11वीं के परीक्षा बारला इंटर कॉलेज से दिए। 11वीं कहाँ से दिए? बारला। और बारला से उत्तीर्ण हुए, 12वीं में कच्चे हुए, फेल हो गए थे। 12वीं में कच्चे हो गए थे, इसलिए आप लोग को एकदम ध्यान से पढ़ना है कि 12वीं में फेल ना हो। ठीक ना। इन्हें कि हाँ सीखे हैं हम, किन से सीखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से। कि 12वीं फेल होते हैं, फिर बहुत बढ़िया कवि बनते हैं। उनको कविता पढ़ना मिलता है 12वीं में, कहानी पढ़ना मिलता है 12वीं में। ठीक ना, इसलिए ऐसा नहीं करना है। ठीक ना, आगे बढ़ते रहना है। 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए, फलस्वरूप बारला कॉलेज छोड़कर के वो DAV कॉलेज में चल गए। बोल लगा ना, तो काची कर गए, अपना स्कूल बदल लिए, है ना। कहाँ चल गए? DAV स्कूल में। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रहा। 1992 में हिमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय में हिंदी में MA किए। फिर जाकर के 1992 में कहा के श्रीनगर विश्वविद्यालय से MA किए। ठीक ना, मतलब 12th पास हो गए, फिर ग्रेजुएशन किए, उसके बाद फिर MA किए। अब बात करते हैं इनके सम्मान के बारे में कि कौन कौन सा सम्मान मिला था। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 1993 में। परिवेश सम्मान 1995 में। जय श्री सम्मान 1996। कथाक्रम सम्मान 2000। मतलब कि इनको 4 प्रकार के सम्मान मिला है। कौन कौन? अम्बेडकर सम्मान, परिवेश सम्मान, जय श्री सम्मान और साथ में कथाक्रम सम्मान। इनकी कृतियां कौन कौन है? तो पहला है जूठन, जो कि आत्मकथा। जूठन का चे है आत्मकथा, अर्थात इस पाठ की विद्या क्या हो गई? आत्मकथा। और फिर सलाम। कौन? सलाम। घुसपैठी है, जो कि कहानी संग्रह है। सदियों का संताप, बस अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सब क्या है? इनका रचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आलोचना। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक संस्था की स्थापना भी किए और उनके माध्यम से अनेक नाटक का भी कच्चे किए हैं, मंचन किए हैं। इनकी रचना कृतियां हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के। ठीक ना। पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार, गहरीती राजनीति में काफी इनका योगदान रहा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे, है ना, कि देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इनकी आत्मकथा है, कच्ची है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा इनकी आत्मकथा है जूठन, जो कि व्यापक रूप से किस पर ध्यान किया है? उनकी आत्मकथा के आंशिक संकलित भाग है, माने कि थोड़ा सा छोटा भाग है। इस अंश के संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जगती है। इससे क्या पता चलता है? पढ़ने की प्रेरणा को जगती है। ठीक ना। और इस माने कि पढ़ने की प्रेरणा जगती है, लोगों में जागरूकता फैलता है, इसलिए पेट को यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद वाला भाग है कि एक कवि हैं जिनका नाम है जयप्रकाश कदम। जयप्रकाश कदम क्या कहते हैं इनके बारे में? कि सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज, है ना, जितना विविध आयामी है, उनके समस्याएं उतने ही रूप है। मतलब कि यहाँ पर तरह तरह से जाति में जो विभिन्न प्रकार के जाति के लोग हैं, उनकी समस्याएं भी कच्चे है विभिन्न प्रकार से। जातियों का सामान्य बड़ा सत्य है, हजारों साल से दलितों के अन्याय हो रहा, अपमान हो रहा, उड़ितपन हो रहा, अभाव के कारण पीछे उनका अशिक्षित होना है। मतलब कि सब शोषण हो रहा है, जिसका कारण है कि आज कच्चे हो, पीछे हैं। काश अगर उनका शोषण इतना ही होता तो आज उतना शिक्षित, इतना पीछे नहीं रहते। ठीक ना। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है ना, इस कविता में बताएंगे। पढ़ लिखने के बाद लोग कैसे वैल्यू देते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक ना। देखो पाठ का नाम आता है जूठन। क्या नाम है? जूठन। ठीक ना। एकदम हम आशा करते हैं एकदम पूरा कहानी समझ में आना चाहिए, है ना। पूरी कोशिश करेंगे। जूठन लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक ना। कहता एक रोज हेडमास्टर कालीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? संवाद है यहाँ पर। हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर का नाम क्या है? कालीराम। ठीक ना। वो बुलाते हैं, हालांकि लेखक यहाँ पे आत्मकथा था, जिसको बुलाते हैं वो कौन है? लेखक है। उसको नाम पूछते हैं, क्या नाम है बे तेरा? बात करने का तरीका देखो, है ना। ओम प्रकाश, है ना। मैं डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया।
कौन बताते हैं? लेखक बताते हैं, बहुत डरते डरते। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, पूरे स्कूल में उसकी दहशत थी। हेडमास्टर इतना दम अथी था कि उसका नाम सुनते सब लेकिन में खौफ आ जाए, अरे बाप रे बाप आ गए तुम सर जी, ठीक ना। अगर बात का कहता है हेडमास्टर कहता है चूहेड़ का है ना, चूहड़े है का? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला तो ओम प्रकाश जी बोलते हैं जी, ठीक ना। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़कर झाड़ू बना ले, पत्तों वाले झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो यह खानदानी काम है, जा फटाफट काम पे लग। कौन बोलता है? हेडमास्टर, जिनका नाम है काले कालिया बोल रहा है ना। तो यहाँ पर कच्चे चूहे कहने का मतलब कच्चे, इसको सबसे पहले देखो, कहानी समझने में दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा शब्दार्थ को समझ लो, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। जैसे कि शब्दार्थ में पहला भाग आता है कच्ची, देखो कि कुड़निया, यहाँ पर तो ज्यादा खास शब्दार्थ नहीं आया है। कुड़रिया मैंने कच्चे होता है कूड़ा फेंकने की जगह, ठीक ना। जबकि मीन में मतलब कि दोष निकालना, और दहाड़ मतलब कच्चे घर जाना, ठीक है। हमारे समाज में चूहड़ चूहड़ी जिसको हम लोग नाम से बोलते हैं, एक प्रकार का जाति प्रथा है, ठीक ना, जिसमें उसको कैसा माना जाता है कि जूठे इकट्ठे को उठाना फेंकना ये सब इन लोगों का काम है। ऐसी कई बात, लेकिन शिक्षा अगर वो शामिल कर ले तो कोई जरूर नहीं कि हम वो काम करवे करें, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है सफाई कर्मी का काम है, सफाई कर्मी जो भी रहेगा वो काम करेगा, ठीक है। मास्टर साहब कहता है कौन? ओम प्रकाश जी कहते हैं कहानी चूहेड़ है तो इसका तो तुम्हारा काम होगा, ठीक है, जाके फटाफट काजे पर लग जाओ, काम पर लग जाओ। फिर मास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए, तभी वे खुद चल कर आए, बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। सर जी कहला पर कमरा बरामदा साफ कर दिया। फिर उन्हें से आया तो कहे कची कि जाओ मैदान साफ करो। कची के झाड़ुआ से? शीशम के झाड़ू से। लंबा चौड़ा मैदान मेरे मौजूद से कई गुना बड़ा था। इतना चौड़ा मैदान था, वो बेचारा देख के कौन रहा, अरे यार इतना बड़ा कैसे होगा, बहुत सोचने में थोड़ा सा थे। जिसे साफ करने मेरी कमर दर्द करने लगी थी, ठीक ना। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मैंने कि धूल इतना ज्यादा उसके ऊपर पड़ गया था, है ना। बच्चा लोग के एकदम भर माठा मम्मी ने तेल लगा के दे देती तो पूरा सब वो पर जम गया होगा, है ना। मुंह के भीतर धूल घुस गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। सबको क्या कर रहा था? पढ़ा रहा था। हम काची कर रहे थे? झाड़ू लगा, है ना। और कहते हैं आगे कि मास्टर अपने कमरे में बैठे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। मास्टर साहब तो अपना रूम में थे लेकिन नजर के पर मास्टर लइकन पर, है ना, मने ओम प्रकाश पर। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों से मैं लाडला था। कहते हैं कि हम कभी उतना काम नहीं किए थे, घर में हम कहते थे लाडले थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें काम करके आदत डाल लेनी चाहिए, यही बात सही है। लेकिन है ना, यहाँ पर इनको शोषण हो रहा है ना, चूहे के नाम पर। अच्छा, आए कहता है कि दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते हैं मास्टर ने फिर झाड़ू पर काम लगा दिया। बात ये होता है प्रभाव, है ना। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा, कि चल भाई आज का एक दो दिन सब्जेक्ट टेस्ट लेते थे कि लड़का सहता है कि नहीं सहता है ना, दंड सहने के भागे कि नहीं भागे, नए नए गुने का नहीं, हमारा आज इतना पनिशमेंट मिली थे, है ना, शायद कल से क्लास में बैठ जाएंगे। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ में सुना सर जी की गरज। उनके दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मौसम वो बैठा है कोने में। कौन बोला? लड़का को बोलता है, त्यागी लड़के ने, है ना। कहता है कि देखो कच्चे बैठल है कोने में, है ना। हेड मास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। हेड मास्टर साहब क्या कर लिए? अरे कहा तुमको बोले थे, बोलो, है ना। लपक के गर्दन, उनके अंगुलियों का दबाव मेरे गर्दन पर चढ़ रहा था, है ना, जैसे कोई भेड़िया बकरी को बच्चे को दबोच कर उठा गया। इस प्रकार से एकदम दबोचले है ना। और क्या कहता है, कक्षा से बाहर खींचकर मुझे बरामदे में ला पटका। कहाँ पटक दिया? बरामदा में। केकरा? ओम प्रकाश को। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। केकरा? सोच बाबू कितना तरह से मन दुखी व्यक्तित्व हुआ होगा, ठीक ना। आए के भाग में देखते हैं, भयभीत होकर मैं 3 दिन, है ना, 3 दिन पुरानी वही शीशम के झाड़ू उठा ली और मेरी तरह पत्ते सूख के झड़ने लग रहे थे। बिल्कुल एकदम पेड़वा का पत्ता वैसे सूख रहा कर जैसे बेचारा के मुंह सूख गया था अपने से। सिर्फ बची थी तो पतली पतली टहनियां। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। अपने आत्मकथा में लिखते हैं, है ना,
स्कूल के कमरे खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी और मेरा रोम रोम यात्रा की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। बहुत हमको कच लग था, खराब लग रहा था कि आखिरकार हमारा गलती क्या है। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देख ठिठक गए। बाहर से आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। वे प्यार से मुंशी जी कहा करते थे, है ना। उन्हें देखकर मैं फक पड़ा। मुंशी जी किसको कहता है? पिताजी कहते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि को, है ना। तो जा रहे थे तो देखे थे कि मुंशी जी यो क्या कर रहा है। घर के लाडला थे। अब बेचारा जैसे देखा पापा के एकदम गैराज के रोने लगा, फक के रोने लगा। कहा कि घर के कहीं काम नहीं कर ले, है ना। और यहाँ 3 दिन से मार झाड़ू घर बरामदा मैदान सब साफ कराया जा रहा है ना। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहते थे, है ना। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ, है ना। मेरी हिचकियां बंध गई। खिंचकर पूरी बात पिताजी को बता दी। 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। किसी तरह से मतलब कि अपने पापा को पिताजी ने मेरे साथ झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी और उसकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी लंबी लंबी घनी मूछे, है ना, गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। कहते हैं अपना पापा के बारे में कि हमारे पिताजी सबके सामने एकदम शांत रहते थे, लेकिन उस दिन हमको ये हालात में देखें। वो दिन को मूछे एकदम खड़ी, बहुत गुस्सा के रूप में आंख और एकदम कचो गए, आगे बढ़े हमेशा, है ना। चीखने लगे, कौन है मास्टर, वो मेरे लड़कों से झाड़ू लगवावे है, कौन है वो बताओ हमको, है ना। माने ये गुस्सा करते हैं। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, है ना, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। इतना कस के बोले ना कि पूरा मास्टर सब कहाँ गया। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। कालीराम का क्या गाली दे दिया, है ना, धमकाया। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर को सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया, है ना। मन की बोल रहा होगा। फिर उसी तरह से कालीराम जे था से अपना अगला है थे दिखावे, जानते नहीं हुआ कैसे नहीं समझ तरह तरह से। लेकिन यहाँ पर उनको पिताजी बहुत सामना करते हैं, कहते हैं ना, है ना। इस तरह ऐसा कभी वैसा सामना नहीं देखते। इसके बाद यहाँ पर दृश्य कैसे होता है, चेंज होता है। स्कूल में छुट्टी होता है, सब जाते हैं बच्चे घर पे, वहाँ पर से माहौल थोड़ा सा कैसे होता है अलग तरह से। फिर कहता है, मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं अर्थात हिंदू मुस्लिम के घर, है ना, तगाओं मतलब हिंदू मुस्लिम के घर के घेर मर्दों के बैठक खाना मवेशियों के बांधने की जगह में साफ सफाई के काम करते हैं। मतलब कि इनकी माँ क्या करती है, मजदूरी करती है ना, घर के साफ सफाई करती है, ठीक ना। चाहे तो फिर मवेशियों का बांधने का जो जगह होता है गौशाला वगैरह, उसको साफ सफाई का काम। इस काम में मेरी बेड़ी बहन और बड़ी भाभी और जसवीर और जनशेर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। कौन कौन, बड़ी बहन, ठीक ना, और बड़ी भाभी और जसवीर और जनशेर, ये दोनों भाई हैं। जसवीर और जनशेर को चाहिए मम्मी के काजी करता था, हाथ बटाता। बड़ी भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। बड़ा भाई सुखबीर काजी करता था, साल भर पैसा मिले वाला, सालों भर नौकर पर काम करता था, है ना। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी रहते थे। लगभग सब कोई जो जाल रखता था उसको घर में कम से कम कितना जानवर, गाय भैंस बैल ये सब। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़रियों या तो फिर उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। जहाँ गोईठा बनता वहां रखना पड़ता था, चाहे तो गांव से बाहर खेत में। प्रत्येक घर के हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था, और रोज लगभग 5-6 टोकरी कच्ची गोबर निकलता था। सर्दी के महीना में यह काम काफी कष्टदायक होता था। ठंडा के दिन में बहुत ही मुश्किल, भोरे भोरे उठ के जाओ, है ना। गाय बैल भैंस के सर्दी से बचने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिसमें गन्ने के सूखे पत्ते या फूस बिछा दिया जाता था। रात भर जानवर का गोबर मूत्र उस पर दालान के जैसा फैलता रहता था, और इसे 10-15 दिन के बाद फिर बदलने पड़ते थे और सूखी पत्ते बिछा दी जाते थे। इतने दिनों के दलानों में इतना दुर्गंध बढ़ जाता था, गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत कष्टदायक होता था, है ना। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था, माथा ना दुखाया था, ऐसे नहीं स्थिति होता, है ना। एक में चर्चा करते हैं किस तरह से काम करते थे हमारे भाई लोग और मम्मी लोग। इन सभी कामों के बदले मिलता था क्या, तो 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, है ना। फसल जब उगेगा तो 2 जानवर पर कितना सेर अनाज, 5 सेर। 1 सेर में लगभग 1 किलो 933 ग्राम ऐसे होता, ठीक ना। यानी कि 2 जानवर तो कितना 5 सेर, यानी कि 10-15 जानवर है, यानी कि उस तरह से हिसाब से जोड़ करके, है ना। देखो यहाँ पे कहता है यानी, है ना, 2.5 किलो अनाज। यहाँ पर शेर के कुछ दूसरा भाग में कहता है 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। जबकि मैथमेटिशियन किताब अभी 5 शेर कहने का मतलब यहाँ पर कहते 5 शेर
अनाज, है ना, यानी कि 2.5 किलो कहते हैं, इसलिए 2.5 किलो है। हालांकि 5 सेर में लगभग 5 किलो 933 ग्राम होता है एक सेर में, है ना। इस तरह से 10 मवेशी वाले घर से लगभग 25 सेर यानी 12-13 किलो अनाज मिलता था। 10 गो घर में जानवर साफ सफाई करेगा तो कितना। और दोपहर के समय हर घर के बची खुची रोटी खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे से बने भूसी मिलाई जाती थी। देखो दोपहर के तो बची रोटी, लेकिन होकरो में नियम था कि जो चूहेड़ के देना है ओकरा में कैसन भूसा मिला रोटी बनाना है। कभी कभी जूठन भी भंगन के टोकरे में डाल दी जाती थी। भंगन माने कोई स्त्री जो मांगने गई है, कैसे डाल दिया था, जूठन। यहीं पर से पाठ का नाम होता है क्या, जूठन। समझो, मतलब कि खाने के लिए देखो बाबू जूठा खिला रहा है सब, है ना। बात खाली बस बात क्या है कि बेचारा वो थोड़ा सा एक अलग प्रकार के जाति से बिलोंग करता है। शादी ब्याह के मौके पर मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहेड़ दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे, है ना। और बारात के खाना खा चुकने के बाद जूठी पतले उनके टोकरे में डाल दी जाती थी, जिसे घर ले जाकर वह जूठन इकट्ठा कर लेते थे। अब पूरी बचे वो टुकड़े को एक आध मिठाई का टुकड़ा थी तो कुछ सब्जी पत्तल पर पहुंच ले जाती थी, है ना। तो जिस बारात के पत्थर से जूठन कम उतरती थी कहा जाता था भूखड़ लोग आ गए हैं, सारा चटक गए। ऐसा लोग कहा जाता है ना, कि जब कभी पत्तल बहुत कम बताते थे भूखड़ कहता था कच्चे के लगता है सब भूखड़ा कोई छोड़ा नहीं, है ना। उन लोग को इसको में रोजगार था, कुछ खाने को मिल जाता था। इसके वजह से ये कहावत उन लोग की तरफ है ना, कि कहा जाता था कच्चे के भूखड़ लोग आए थे सब लोग चटक गए। अक्सर ऐसे मौके पर बूढ़े बूढ़े ऐसे बारातों का जिक्र रोमांचक लहजे में सुनाया करते। उस बारात में इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे। चूहे लोग में, है ना, ये बात का चर्चा होता था कि पता है फलना ही के बाराती आया था, हमने यहाँ इतना बचा था, चूहे लोग इतना मिला था कि महीनों खाए। चूहे लोग में इस तरह से काचे है, लोग की अभी मानसिकता फैली हुई है ना। पतलों की जो पूड़ियां टुकड़े एकत्र होते थे उसे धूप में सुखा लिया जाता था। पतल में जो टुकड़ा बचा था ना उसका चिकर था, चरपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला देता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठा दिया जाता था और लेखक कचे पे बैठा देता था, यानी कि इसको काम करने के लिए उतना ज्यादा बेहतर, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौए मुर्गियां कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे, खा लगता था। जिक्र वैसे कचे कहते हैं जरा सा आंख की बची की पुड़िया साफ, है ना, इसीलिए डंडा लेकर चरपाई के पास बैठना पड़ता था। क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, है ना। ये सूखी पुड़िया बरसात के दिन में बहुत काम आते थे, है ना। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पुड़ियों को बारीक मिर्च या नमक डालकर खाने का मजा आता था। ये कवि कहते हैं। सोच लो आप कौन स्थिति से जीवन जी रहे थे, है ना। आज इतना नाम कमाए, इतना नाम कमाए, पढ़ लिख करके आगे इतना आगे बढ़ के आए हम लोग, इनको कहानी आत्मकथा पढ़ने को मिल रहा है, इसलिए शिक्षा से कभी दूर। ये सूखे, है ना। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन में भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था, सही बात है। आज सोचेंगे, लिखे हैं कविता लिखे है ना, ये है ना, कैसन जीवन था हमको, कैसन आज सोचो वाली बात है। एक समय था कि हमको काली मास्टर, अभी तो लगे तो कि मारे इतना कचुमा निकाल दे मास्टर साहब के, लेकिन अपना अपना संस्कार संस्कृति लोग, है ना। दिन भर मर खप करके हम पसीने कीमत मात्र जूठन के लिए, किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। इतना मेहनत लेकिन कोई शर्मिंदगी नहीं, हाँ तो इतना कर ला तो इतना ला, है ना। जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी के हाथ बटाने जाती थी, है ना। खाने को देकर अक्सर सोचा करता हमेशा खाना क्यों नहीं मिलता। जब आज सोचता हूँ तो पिताजी को मितलाने लगता, है ना, जी मितलाने लगता। मैंने कि जब खाना देते थे देखते थे सब कुछ खा रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खा रहा है, भोजन खा रहा है, हमको बाबूजी के कहे नहीं संता मिलता है, मन में विचार उत्पन्न होता था, है ना। आज बात से लेकर के बहुत इनको क्या आता है, गुस्सा आता है। अभी पिछले बरस मेरे निवास में सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। पिछले वर्ष की बात करते हैं, किसका, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन आया था, सुरेंद्र सिंह। किसका पोता है, सुखदेव सिंह का, है ना। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में, के सिलसिले में गांव में मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका, गांव से कचे आया था पता लेकर के, और किनके रूम में रुका, ओम प्रकाश बनी के। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भावजी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। क्या बोला, सुरेंद्र सिंह आया था इंटरव्यू के सिलसिले में, गया इसके रूम में रुका, गांव का होने के नाते लोग रुकते हैं ना इस तरह से, और खाना खिलाया तो बोलवा किया कि भावजी आपके हाथ के खाना तो कोचे है, बहुत बढ़िया है, हमारे घर में ऐसा कोई खाना नहीं बना सकता। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। महिला लोग ना तो सब बड़ा सुनकर खुश हो जाते हैं, ये तो खुश, लेकिन लेखक सोच रहे हैं कि आखिरकार
है ना। बचपन की घटनाएं याद आ जाती है, दरवाजा खटखटाने। सुरेंद्र तब पैदा नहीं हुआ था, उसकी बड़े बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। घटना याद करते हैं, कहते ना है कचे कि हमको पूरा पूरा याद है। सुखदेव सुरेंद्र सिंह का था, पैदा भी नहीं हुआ था। सुखदेव सिंह के एक फुआ थे जिसका नाम कचे है, बड़ी फुआ, नाम का चर्चा नहीं है, उसको शादी थे, है ना। तो मेरी माँ सफाई करते थे उस समय, मेरी माँ क्या करते थे, शादी के 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी को सुखदेव सिंह त्यागी ने घर आंगन से लेकर के बाहर तक अनेक काम करवाए। और बेटे के शादी का मतलब गांव भर इज्जत का सवाल था। होता है कि नहीं होता है, मतलब कि पूरा इनको मम्मी पापा से काम करे, कहीं कोई कमी नहीं किया, है ना। गांव भर में चरपाइयों को ढो ढो करके इकट्ठा किए पिताजी ने। पहले लोग बाराती उराते आते थे, चरपाई सबको जोड़ किया जाता था, और सब चरपाई में कोई तरह की इस तरह का धागा, कुछ इस तरह का धागा, ऐसे में चिन्हानी, चाहे तो नाम लिखा जाता था पावा में, चाहे तो वो मुहर लग जाता था कि हमारा है, इसका है, उसका। उस तरह से ये सब काम। बारात खाना खा ली, माँ टोकरा के लिए दरवाजे पर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया, है ना, माँ के साथ सिमटे थे, उसी उम्मीद के भीतर कि जो मिठाई या पकवान महक आ रही थी वह हमें भी खाने को मिलेगी, है ना। सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ सुखदेव सिंह त्यागी के दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी ये सब तो खाना खा के चले गए, महारे जाकते को भी एक पतल धर कुछ दे दो, है ना, वो भी तो इसका इंतजार करते रहे। मतलब कि अपनी भाषा में कहते हैं कि हम लोग को भी तो इंतजार है कि हम लोग भी काची करें, चले जाएं, है ना। सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों से भरे टोकरी की तरफ इशारा किया, कहता काची टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागते के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात मेरा चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे की ओर चलती बन, है ना। मतलब कि काची कहता दत्कार दिया जाता है किसको, उसकी माँ को। और वही दिन याद कहते कि एक समय था, है ना, आवाज हमारी खाना को कैसे कह रहा है, अच्छा कह रहा है ना। एक मतलब कहाँ से पता चलता है कि शायद इसके हमारे यहाँ से भी खाना है ना, तब तो लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इस यहाँ पर दृश्य होता है। उन दिनों में 9वीं कक्षा में पढ़ता था, कुछ में पढ़ता था। घर की स्थिति बहुत कमजोर थी, एक एक पैसे के लिए परिवार के सदस्य को खटकना पड़ता था। मेरी पाठ पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। पाठ पुस्तक बहुत कच्ची रहती था, कम। कपड़ों में वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, और जो वक्त मिला खा लिया। उस दिनों में गांव पर मरने वाले पशु को उठाने का काम भी चूड़ों के जिम्मे था। गांव में जितना जानवर मरता था, ये सब किसका काम था, उठाना फेंकना, चूड़ों के, है ना। जिसके घर में जाके काम करता उसके मरे पशुओं को बाहर फेंकते थे, इसके बदले में कोई मेहनताना मजदूरी नहीं मिलती थी, कोई मेहनताना मजदूरी नहीं, फेंकना होता है ना। एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोग की जरूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता, देर होने पर गालियां ही बकता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती थी, है ना। जैसे कि अकेले तो उठ नहीं सकता, 4-6 आदमी चाहिए, तो बुलाया मिले जेब कर मर गया ना, कान का हो गया है ना, सब लगता है कि मर गया है, पूरा जैसे तैसे तरह तरह से बोलता था। से गाली भी दे। मरे हुए मवेशी को उठाना बहुत कठिन काम था। अगले पिछले पैरों के रस्सी बांध करके मोटी बांस, है ना, मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता। इसे श्रम साध्य काम पर मात्र गालियां, इतना बढ़िया से मेहनत करो और खाली कैसे मिलेगा, गाली, कोई पैसा नहीं। ना करो तो और ज्यादा, बेचारा करे तो क्या करे, करना पड़ता था। सामाजिकता, समाज के नियम कानून, है ना। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने के लिए एक षड्यंत्र ही सब था, सब, है ना। मेहनत का कोई मोल नहीं है, खाली षड्यंत्र रखता। मरे हुए पशु के, है ना, खाल मुजफ्फरनगर चमड़ा बाजार में बिक जाते थे। मरलका से बस खाली वही जो चमड़ी निकल जाए से, है ना। उस दिन एक पशु की खाल 20-25 रुपए बिकती थी। एक खाल के पशु कितना बिकता था, है ना। जाने अनजाने मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के 10-15 रुपए हाथ में आते थे, क्योंकि तंगी के दिन 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई देते थे। माने कि अंततः 10-15 रुपए आते थे, ओकरे से कच्चा होता था, इनका जीवन चलता था। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में मीन में निकालता था, कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते समय नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल कच्चा हो जाता था, खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से क्या कर देता था, मना कर देता था। यानी कि चमड़ों को भी निकालना है तो बहुत बढ़िया से, अगर कहीं से खरोंचा गया तो बिकेगा नहीं, है ना। ऊपर से गाली दे रहा है सब समाज वाला, अलगे से दिमाग परेशान कर, खनी कहीं से कट हो जाएगा, इसलिए बहुत लोग के सहना पड़ता था, है ना। कितना समाज में अलग प्रकार से। एक रोज ब्राह्मण तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। केकर, ब्राह्मण तगा का, है ना। और कहता है कि
उन्होंने ब्रह्मदेव ने हमारे घर पर खबर कर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनशेर उस रोज रिश्तेदारी में गए थे। कौन कौन रिश्तेदारी में गया था? पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनशेर। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सब भाभी देवी ही रहती थी। और जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। जसवीर कहाँ था? मामा के पास। और जनशेर जो बड़का भाई थे से कहाँ? पापा के साथ रिश्तेदारियां गए थे। घर में कौन थी? मम्मी थी, बहन माया थी और बड़ी भाभी थी, है ना। माँ परेशान हो गई कि बैल को खाल उतारने किसे भेजे, है ना, काहे कि वगैरह से कुछ ना कुछ कचो होता था, इनकम हो जाता था, है ना। सोच रही थी लेकिन कोई, है ना, बस्ती में एक दो लोग थे लेकिन कोई उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए लेकिन उसके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। चाचा तो तैयार हुए, है ना, लेकिन वो अकेले खाल नहीं, है ना। मैं उस समय स्कूल में था। लेखक कहाँ थे? माँ ने थक हार कर मुझे बुला ही लिया। फिर सोचे कि क्या कल, चल बुला ओम प्रकाश के। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, है ना, 10-15 रुपये के लोभ के चक्कर में नया नवेला लड़का किशोर के जीवन को चुरा लिया, चमड़ों के भी डाले। उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरा चाचा सोलहड़ महाकामचोर थे। पूरा 16 गुण था महाकामचोर के। कर नाम के अभी तक चर्चा नहीं आया। सारा दिन ढोल ताशे में लगे रहते थे, मेहनत के काम पर कतराते थे, है ना। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारा घर पहुंचने से पहले बैल का गिद्ध या जानवर कोई जंगली हमला ना कर पड़े, है ना। इसलिए काची करा था कि जल्दी जाओ, वहां पर से चमड़ा खाल उतार लगे, मिल जाएगा। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था, पिता जैसे कुशलता उनमें नहीं। चाचा बने बाबूजी से बहुत धीरे धीरे काम करते थे, कोढ़िया प्रजाति के थे, है ना। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने लगे। कौन? चाचा। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी और बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम नहीं उतरेगी, है ना, अकेले शाम हो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं उतरेगा। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि इसने कभी किया नहीं था। तरह तरह का, है ना, जानवर पर, है ना, देखना अलग बात है लेकिन करना वहां पर अलग बात है। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया कि देखो छुरी इस प्रकार से चलाते हैं, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, है ना। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत ने पर मैंने बैल की खाल उतारी थी, है ना। मैं जैसे स्वयं को गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे इस दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना से मैं भोगा था, आज उसका जख्म मेरे तन पर ताजा है। मतलब वो दिन इनको अभी भी याद आता है कि कैसे हम दोपहरिया में चाम खा लगे 15 रुपये के चक्कर में, है ना। कितना तरह तरह के हमको कचे हुआ एकदम सामना करना पड़ा। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्लासमेट देखेगा तो क्या कहेगा, 9वीं कक्षा के छात्र, है ना। आगे कचे कहता है, आगे के भाग में क्या कहता है कि जैसे तैसे करते करते कच गए हम लोग, जैसे तैसे खाल उतरी और मेरे भीतर रक्त जम रहा था, है ना। खाल उतार कर हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया और उस पर लगे खून को सूखी जमीन से सूख लिया। माने खून जितना लगल था ना, तो जमीन पर फैला दिए और जमीनिया पर खून कच हो गया, सूख गया, है ना। चाचा ने खाल को चादर से बांध दिया, है ना। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील दूर हमारा घर था। 1 मील में लगभग, सोच लो बाबू, 1 मील मतलब कि, है ना, 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील, 2 मील यानी कि लगभग 1 कोस खूब यानी कि 3 किलोमीटर के लगभग, है ना। उतना दूर का जाना था, पैदल जाना था, है ना। और साथ साथ क्या करना था कि लगभग 2 मील पैदल। बोझ के कारण चाचा का तेज चलना पड़ा। बोझ था, है ना, बोझ के कारण चाचा को चलना पड़ा। ताजा चमड़ी थी, उतारना था, है ना, माथा पर बोझ था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जा रहा था। काहे कुछ सियाना थे, हाली तेजी से चीज, लेकिन बच्चा लोग का था। भसेड़ा जाने वाली सड़क, पक्की सड़क पर हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए। कहाँ जाने वाली? भसेड़ा, ठीक ना। वहां पक्की सड़क पर पहुंच गए, है ना। गठरी सिर पर उतार कर चाचा ने जमीन पर रख दी। चाचा कहाँ रख दिए? यहाँ से तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। अब सोचो बेचारा के मेन रोड पर वो लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, है ना। उस रोज मैं चाचा से बहुत कहा लेकिन नहीं माने। चाचा बस अड्डे का भीड़ पार करा दो, है ना, मेरे स्कूल के छुट्टी का समय है। कितना तरह से लेखक सामना करते हैं, है ना। मेरे स्कूल के सभी साथी यहाँ जाते देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैं गिड़गिड़ा कर वासी आवाज में चाचा से कहा, किंतु ये नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी।
गठरी का वजन इतना वजन ज्यादा था कि मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे का परिचित भीड़ से है, मैं रोज रोज इस तरह से निकला। मेरा ही मन जानता है कि कैसे, है ना। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए, अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा, है ना। यही क्या करता है ना। लेकिन इतना भार फिर भी बहुत सोचो कितना तरह के सामना करते हैं, है ना। इस तरह से सोचो कितना सगा, अगर नहीं शिक्षा हासिल करोगे ना, ये हाल जाति पाति के बात में रह जाओगे। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई, एकदम लड़खड़ाने लगा, है ना। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। काहे लायक कोई देख न ले, है ना। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी। मैं सिर पर लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। मार पूरा देह पर खून के लथपथ दम, है ना। कपड़ों पर खून के साफ धब्बे दिखाई दे रहे थे। रूम खड़ा हो जाए। बड़ी भाभी उस रोज माँ से कहा, इससे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, है ना। इसे इस गंदगी में न घसीटो। भाभी, ये शब्द आज ही मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग हैं जो आज इस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। कहानी पढ़ने का रोम से आता है किस तरह से लोग, है ना, जाति पर और, है ना, निष्ठा पर, अशिक्षित लोगों पर खर्ची करते हैं, है ना। यहीं पर पाठ का चौथा खत्म होता है। हालांकि इनकी डायरी पूरा खत्म नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर तक हम लोग के पाठ का चौथा है खत्म होता है। इसके बाद से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाना है, ठीक ना। और बस कैसा लगा कहानी।